Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Wise. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर का बोर मॉडल तक हो चुका है। नेक्स्ट आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज जो भी हम थ्योरीज पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं हम लोग बच्चों पहले एक मैं आपको पॉइंट कर देता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड जितने भी आपके साइंटिस्ट यहाँ पे जो बेसिक डिस्कशन किए थे उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे थे बोर मॉडल के बारे में, तो बेटा उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दैट इज़ द मैक्स प्लैंक, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्स प्लैंक। तो एक्चुअली में मैक्स प्लैंक ने क्या, अगर आपने पता होगा तो प्लैंक्स के अगर आपने कभी भी अगर आपने सुना होगा तो स्मॉल एच एक आपका कांस्टेंट होता है इनका, ठीक है। उसको हम बाद में रिलेट करेंगे, पहले मैं बताऊंगा कि मैक्स प्लैंक ने क्या किस पॉइंट को डिस्कस किया था। तो मैक्स प्लैंक का आपका जो डिस्कशन था उसमें बच्चों आपका जो बेसिक पॉइंट था दैट इज़ द लाइट, ठीक है, लाइट। तो इन्होंने क्या बताया था कि जैसे मान के चलो बच्चों यहाँ पे जो लाइट है और इसके पहले के जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया वहाँ पे आपको कि बच्चों आपका पार्टिकल नेचर के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आ चुका था, ठीक है। जैसे मैंने बात अगर करूँ कि भाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे चाहे आप बोर मॉडल की बात कर सकते हो, चाहे रदरफोर्ड मॉडल की बात कर सकते हो, इसके पहले डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर के बारे में प्रॉपर डिफाइंड हो चुका था, राइट, ओके। अब एक यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि पार्टिकल नेचर को अपन समझते कैसे हैं। तो पार्टिकल नेचर के अंदर मैं एक सिंपल सा पॉइंट बोलूँगा कि जैसे बच्चों हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास स्मॉल एम है और बेटा उसके पास अगर आपकी वेलोसिटी भी है तो मोमेंटम आपका क्या बनेगा, m/b बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की अपन अगर बात करेंगे तो कितना होगा, हाफ mv² हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट है, पार्टिकल नेचर को अगर आपको डिफाइन करना है तो भाई मास एंड वेलोसिटी, राइट। और उसके साथ साथ ये भी डिफाइंड होता है कि आपका जो मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है बच्चों बिगर क्वांटिटी रहेगी एज कंपेयर टू जो उसका वेलोसिटी वाला पार्ट होगा। मतलब आपकी अगर मैं स्पीड की बात करूं तो भाई वेलोसिटी की कंपेयर में आपका जो मास होगा उसका अगर मैक्सिमम डिफाइन होगा तो डेफिनेटली उसे हम पार्टिकल नेचर हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट के लिए। तो भाई हम फ्लैंक्स पे चलते हैं वापस से पॉइंट पे। तो फ्लैंक ने भाई किस चीज़ को रिलेट किया मैं वो आपको पहले वो बताऊंगा। तो जैसे मान के चलो बच्चों यहाँ पे लाइट आपके है इस तरीके से मूव कर रही है, तो लाइट के बारे में सबको समझ में आ रहा था कि बच्चों ये एक्चुअली में क्या पार्टिकल नेचर के वेव नेचर है। तो उस समय की बात करूँ तो वहाँ पे आपका वेव नेचर इसको पूरी तरीके से समझा जा रहा था। लेकिन इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बच्चों बात करूँ तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है या आपका यहाँ पे एक्चुअली में लाइट की हम बात कर रहे हैं, राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन के बारे में जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बच्चों वहाँ पे वेव नेचर ना होकर वहाँ पे पार्टिकल नेचर, क्योंकि पार्टिकल नेचर की अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूँ तो बोर ने यहाँ पे बच्चों इसका रेडियस के बारे में अगर पॉइंट कर तो रेडियस भी उन्होंने डिफाइन किया था। इसके मास के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मास भी इसका डिफाइन हो चुका था। वेलोसिटी की बात कर सकते हो, ये सारे के सारे पॉइंट वहाँ पे डिफाइंड हो चुके थे। अब ये सबके सब पॉइंट डिफाइंड हो चुके थे तो भाई इलेक्ट्रॉन हर कोई समझ रहा था कि बेटा पार्टिकल है। लेकिन यहाँ पे फ्लैंक्स ने एक नई थ्योरी आपकी डेवलप की है। तो फ्लैंक्स की थ्योरी में क्या है कि बच्चों आपके ये जो लाइट है आपका यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रहा है ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो भाई ये रेडिएशंस हम बात बोल सकते हैं। और रेडिएशंस अंदर अगर मैं बात करूँ तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि लाइट, या मैं लिख सकता हूँ सपोज यूवी अल्ट्रावायलेट, या फिर हम लिख सकते हैं आपकी इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड वेव हम लिख सकते हैं। तो ये जो सब की सब यहाँ पे जो रेडिएशंस के बारे में जो बात हो रही थी कि बच्चों ये एक्चुअली में आपके वेव नेचर को डिफाइन कर रही थी। तो यहाँ पे पार्टिकल नेचर के बारे में कैसे समझा गया, तो फ्लैंक्स ने कुछ समय सोचा और सोचने के बाद बताया कि भाई ये जो लाइट है जो आपकी वेव की नेचर में आपकी ये मूव कर रही है
तो बच्चों कहीं ना कहीं एक्चुअली में मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लैंक से पहले जो न्यूटन है उन्होंने भी इसके बारे में थोड़ा डिफाइन किया था। जैसे उनकी एक थ्योरी थी, कार्पस्कल्स थ्योरी करके थी, तो उन्होंने बोला था कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपकी, जैसे वहाँ पे जो कार्पस्कल्स के बारे में बात की जा रही थी कि भाई स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर जो बना हुआ है उसको उन्होंने कार्पल्स वर्ड यूज किया था। तो न्यूटन ने पहले डिफाइन किया हुआ था इस थ्योरी को, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्लैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं क्वांटम थ्योरी को लेके। तो बच्चों इन्होंने ये जो लाइट जब रेडिएशंस आपकी मूव कर रही हैं तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा जो इसके अंदर एक स्मॉल पार्टिकल्स, कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा इसके अंदर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा। तो उन्होंने इसको बोला, मैं यहाँ पे आपको लिखना चाहूँगा, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी बोलो स्मॉल बोलो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो आपकी रेडिएशंस है ना, चाहे लाइट वेव की बात करें, यूवी वेव की बात करें, हम इंफ्रारेड की बारे में बात करें, तो ये जो रेडिएशंस हैं बच्चों, उन्होंने इनके बारे में बोला था कि दे आर मेड अप ऑफ टाइनी स्मॉल पैकेट्स, ठीक है, ऑफ एनर्जी। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को एक नया नाम दिया गया बेटा। इन्होंने बोला कि उनको हम बोलेंगे फोटोन, या फिर इसको बोलते हैं हम क्वांटा, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वांटा, ठीक है। तो ये जो दो आपके यहाँ पे वर्ड में यूज कर रहा हूँ, तो ये दोनों क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो हम ऐसे बात कर सकते हैं कि जैसे बच्चों मान के चलो यहाँ पे आपका लाइट सपोज आपका यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल अगर पैकेट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो रेड कलर्स में बना रहा हूँ, ठीक है, ये बच्चों एक्चुअली में कंटिन्यूस है यहाँ पे, ठीक है, कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस नहीं है, तो कंटिन्यूस है आपका, ठीक है। तो स्मॉल पैकेट्स का बेटा कॉम्बिनेशन हुआ है, और पैकेट्स से कॉम्बिनेशन हुआ है जिसको हम लोगों ने फोटोन या क्वांटा बोला है। अगर इनको बेटा आप कॉम्बिनेशन करा दोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो लाइट है वो वेव नेचर को डिफाइन करेगी। लेकिन एक्चुअली क्वांटा क्या बता रहा है, क्वांटा बता रहा है बच्चों, फोटोन क्या बता रहा है, पार्टिकल नेचर, क्या बता रहा है, पार्टिकल नेचर। तो अब हम लोग फोटोन और क्वांटा की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके बारे में हम लोग फोकस करेंगे। ये बात समझ में आपको आई? ओके, इसके बाद तो सिंपल सा पॉइंट समझ में आ गया कि आपका जो लाइट है, राइट, जो आपका लाइट है बच्चों वो आपका ऑलरेडी डिस्कस था आपका वेव नेचर के बारे में। यहाँ पे फ्रांक्स ने इसके बारे में बताया कि बच्चों ये पार्टिकल नेचर को भी, बिहेवियर को भी डिफाइन करता है, ठीक। ये दोनों बात समझ में आपको आई, पार्टिकल एंड वेव। अब ये जो आपका लाइट है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि बेटा इसका जो स्मॉल आपका जो पैकेट्स ऑफ एनर्जीज की बात कर रहे हैं उसको फोटोन बोला गया है। तो फोटोन के बारे में अब हम लोग यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे इन्होंने सपोज एक एग्जांपल दिया इस तरीके से, मान के चलो बच्चों यहाँ पे आपका एक लाइट है और सेकंड आपकी सपोज रेडिएशन से है। फर्स्ट की फ्रिक्वेंसी सपोज f, इसकी फ्रिक्वेंसी सपोज इसकी f1 मान लेते हैं, इसकी f2 मान लेते हैं। तो फर्स्ट रेडिएशन की एनर्जी कितनी होगी भाई, हम फोटोन के बारे में बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो h इंटू f1 हो जाएगा। और सेकेंड में रेडिएशन की बात करूँ तो एनर्जी कितना होगा, h इंटू f2। एक्चुअली में यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो एनर्जी है फोटोन की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बाद में भाई इस प्रोपोर्शनल के साइन को निकाला तो उन्होंने कांस्टेंट लेके आया बेटा, तो यहाँ से बनता है E इज इक्वल टू एच इंटू एफ, ठीक है। म्यू वर्ड भी यूज करते हैं, वैसे आप E इज इक्वल टू एच इंटू एफ आपका डिफाइन हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे एक नेक्स्ट पॉइंट पे और समझेंगे यहाँ पे कि बच्चों आपका जो वेव है वो वेव नेचर में अगर आपको समझना है तो कौन कौन से पैरामीटर्स को जानना जरूरी है। कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट वेव नेचर को डिफाइन कर रहा है तो कौन कौन से पैरामीटर्स के बारे में जानना जरूरी है। फर्स्ट वन इज वेव लेंथ, नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंसी, नेक्स्ट इज वेव वेलोसिटी या वेव की स्पीड। इन टर्म्स को समझना आपको काफ़ी ज़रूरी है। तो भाई इन टर्म के बेस पे आप बता सकते हो कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो वेव नेचर या पार्टिकल नेचर को डिफाइन करेगा। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसका जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ के बेस पे, इसकी जो वेवलेंथ की जो वैल्यू है, इसके बेस पे हम लोग काफ़ी टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि वेव नेचर बेटा कहाँ पे डोमिनेंट होगा और पार्टिकल नेचर आपका कहाँ पे डोमिनेंट होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बच्चों यहाँ पे जैसा हम बात करें तो b इक्वल टू क्या होगा, b का मतलब क्या है, इट इज़ ए स्पीड ऑफ वेव। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ ए वेव स्पीड, क्लियर है, वेव स्पीड। तो वेव स्पीड बचा क्या, आपका फ्रिक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, ये आपका फॉर्मूला डिस्कस हुआ है। इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वेव की जो स्पीड है डिवाइड बाई आपका वेव लेंथ।
ठीक है। वेवलेंथ के बारे में पहले मैंने आपको बताया, फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले डिस्कस किया है। तो वेव की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस मैंने पहले किया है, चाहे वेव नंबर हो, सबके बारे में आपको बताया मैंने। ये चीज़ क्लियर है आपको? ओके। इसके बाद अब मैं आपको रिलेट करूँगा इसी फॉर्मूले को बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ मैं आपको रिलेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे हम कुछ अगर एग्जांपल की बात करें तो लाइट वेव, नेक्स्ट वन इज गामा वेव्स, ठीक है। कुछ मैं कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्ट्रावायलेट, नेक्स्ट इज इंफ्रारेड, ठीक है। ओके। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला निकल के, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, यहाँ पे मैं जब बात कर रहा था बी, ये क्या है, वेव की स्पीड है। तो बेटा वेव की स्पीड बेटा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चाहे लाइट की बात करें, गामा की बात करें, यूवी की बात करें, आपके इंफ्रारेड की बात करें, तो ये बच्चों इक्वल होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट के। ये बी क्या है, इट इज़ ए वेव स्पीड, ये वेव की स्पीड है। और सी क्या है आपका, इट इज़ ए स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी जो वेव की जो स्पीड है बच्चों वो किसके इक्वल हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो देखेंगे नया फार्मूला क्या बनने वाला है। तो बच्चों आपका फॉर्मूला था B = F × लैम्डा, ठीक है। वेव स्पीड इज इक्वल टू क्या था, फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब यहाँ से आपका जब B = C हमने डिफाइन किया है, अब ये इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो F = हम क्या लिख सकते हैं भाई, B/λ लिखा था मैंने, तो B की जगह अपन C लिख लेंगे तो C/λ आपका बन जाएगा। ये देखो ध्यान से, C/λ। अब इस केस में हम एनर्जी ऑफ फोटोन को भी रिलेट कर देते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या था आपका फ्लक्स कांस्टेंट इनटू आपका फ्रीक्वेंसी था। इसको बच्चों में ले सकते हैं F है, F आपका B/λ लिख सकते हैं इस तरीके से, Hb/λ, और लास्ट आपका बनेगा Hc/λ। तो यहाँ पे मैंने वेव की स्पीड को रिलेट किया है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट के साथ, जहाँ पे आपका हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो ये कुछ बेसिक आपका ये रिलेशन बना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चंस बनते हैं अगर लाइट से रिस्पेक्ट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेके, तो ये जो आपका इक्वेशन है इसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कभी आपको एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, उस केस में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्लक्स कांस्टेंट की वैल्यू में बता दूंगा, उसकी वैल्यू पुट करना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बेटा, वेव की स्पीड दे रखी है, आपको एनर्जी दे रखी है, आपको वेवलेंथ पूछे तो भी आप निकाल सकते हो इन केस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब एक पॉइंट है कि भाई फ्लक्स कांस्टेंट जो एच की हम अपन बात कर रहे हैं, तो एच की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 6.626 इंटू 10⁻34 -34 जूल सेकेंड। ये बेटा इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू को आप पुट करोगे तो आपका जो भी आंसर होगा फाइंड आउट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे मैक्स प्लैंक ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बच्चों जो लाइट है बेटा वो दोनों बेटा आपकी नेचर है। एक तो वेव नेचर तो पहले आपका डिफाइंड था, नेक्स्ट वन इज पार्टिकल नेचर, ठीक है। बिकॉज फोटोन है उसके बारे में मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे आपकी डिफाइंड हो चुकी है, जो मैंने आपको बताया बेटा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपकी फोटोन्स हैं बेटा, फोटोन्स डिफाइन कर रहा है पार्टिकल नेचर को, तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी के बारे में मैंने आपको रिलेट कर दिया है। तो लाइट आपका डुअल नेचर को डिफाइन कर रहा है बच्चों, किसको, यस इट इज़ ए डुअल नेचर। तो डुअल नेचर को डिफाइन कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट में अगर पॉइंट की बात करूँ तो याद रखना, फ्लैंक्स जो हम फ्लैंक्स की बात करते हैं, मैक्स प्लैंक की बात करते हैं, तो बेटा लाइट के बारे में इन्होंने बताया था। इसके बाद आते हैं डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम लोग बच्चों चलते हैं डी ब्रोगली को लेकर। तो एक्चुअली में इनका जो नाम लिखा जाता है इट इज़ ए डी ब्रोगली, बट इनको बोलते हैं डी ब्रोगली के नाम से भी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डी ब्रोगली ने किस चीज़ के बारे में, बेटा इन्होंने लाइट के बारे में नहीं बताया, उन्होंने बताया बेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है इसके पहले चाहे आप रदरफोर्ड की बात कर लो, चाहे आप बोर मॉडल की बात कर लो, या फिर डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट थे, तो इसके पहले हम एक्चुअली जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, फ्लैंक से भी स्टार्ट किया, फ्लैंक के बारे में बताया, ब्रोगली के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ से क्वांटम थ्योरी आपकी स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली में वेव नेचर पे पॉइंट जा रहा है। किसके बारे में, वेव नेचर पे। और भाई इसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने पार्टिकल नेचर के बारे में तो पहले क्लियर कर ही दिया था। भाई पार्टिकल नेचर को समझने के लिए बोर ने बता दिया था कि भाई इसका मास ये है, इसकी वेलोसिटी ये है,
आपकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस रेडियस बच्चों इतनी है ना, मोमेंटम के बारे में भी डिस्कस कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सब के सब जब पॉइंट डिस्कस हो चुके थे, काइनेटिक एनर्जी भी उन्होंने डिफाइन कर दी, तो सिंपल सा मोमेंटम भी डिस्कस हो चुका। तो पार्टिकल नेचर तो पहले ही पता था सबको, लेकिन डी ब्रोगली ने ये जो रिलेशन है ना, जो आपकी क्रोनोलॉजी उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो इधर की थ्योरी उधर मिक्स हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर के बारे में डी ब्रोगली ने काफ़ी कुछ काम किया और बताया भी। तो चलो हम चलते हैं इसको समझने के लिए। तो बच्चों आपका जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली में मास आपका पहले डिफाइंड हो चुका था, तो मैं उसको लिखना चाहूँगा। भाई मास की वैल्यू क्या थी इलेक्ट्रॉन्स की, 9.1 इंटू 10 पे पावर था -31 kg, ठीक है। इसके बाद आपका जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो स्पीड भाई इसकी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, मतलब अगर बात करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट के समथिंग आपकी निकल के आ रही थी। भाई वहाँ पे 10⁻8 होता है मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 10⁻6 आ रहा था, तो इसकी वैल्यू आई थी आपकी 2.18 इंटू 10 पे पावर 6, ये थी आपकी मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू तो आपकी पहले बेटा आ चुकी थी। दोनों वैल्यूज एक्चुअली में आपकी जो बोर मॉडल की हम लोगों ने बात की थी, नील्स बोर, उन्होंने इस वैल्यूज को डिफाइन किया हुआ था। अरे क्लियर है। और इसके पहले मैंने अभी जस्ट बताया कि लाइट बेटा वेव और पार्टिकल दोनों के बारे में डिफाइन ऑलरेडी हो चुका था। अब एक पॉइंट बचाता है, टी ब्रोगली ये सोच रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई पार्टिकल नेचर तो डिफाइंड हो ही रहा है, क्या वेव नेचर को भी कैरी करता है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग चलते हैं एक बेसिक एक्सपेरिमेंट पे। तो इनके पैरेलल में ही एक साइंटिस्ट बेटा, दो साइंटिस्ट थे एक्चुअली में, जिनका आपका अगर मैं नाम बताऊं तो डेविसन जर्मर, ठीक है, डेविसन जर्मर, ठीक है। तो डेविसन जर्मर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था उसी के पैरेलल में ही। तो ये बच्चों आपका एक्चुअली में डिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस हो रहा था, और डिफ्रैक्शन पैटर्न के बेस पे ही बच्चों यहाँ पे वेव नेचर डिफाइन किया गया था इलेक्ट्रॉन्स का। तो एक्चुअली में ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, उसके बारे में बेसिक आइडिया मैं आपको दूंगा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। तो एक्चुअली में बच्चों ने क्या किया था, इन्होंने एक टंगस्टन का एक पर्टिकुलर रॉड लिया, ठीक है। ये बेटा एक्चुअली में सोर्स था, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बच्चों इन्होंने इसको हीट सप्लाई की। तो भाई यहाँ से हीट सप्लाई करने पे बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हुए। तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हुए। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हुआ तो भाई इलेक्ट्रॉन के पास इतनी वेलोसिटी नहीं थी, इतनी स्पीड नहीं थी कि बच्चों वो एक टारगेट था उस पर जाके स्ट्राइक करे। टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बच्चों निकल प्लेट उन्होंने लगाई रखी थी। क्या बेटा, निकल प्लेट मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरीके से निकल प्लेट उन्होंने लगा के रखा। तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, भाई स्पीड नहीं थी, तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, एक हाई पोटेंशियल बच्चों यहाँ पे उन्होंने डेवलप किया। हाई पोटेंशियल यहाँ पे इन्होंने ये प्लस मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते, हाई पोटेंशियल डेवलप किया। इसका मतलब क्या है, हाई पोटेंशियल डेवलप करने के पीछे रीजन था कि बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज करना, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है उसको इन्हांस करना, उसको इंक्रीज करना। जब भाई इसकी स्पीड आपकी इंक्रीज हो चुकी तो बच्चों ये गया इस पॉइंट से और जाके बेटा यहाँ पे स्ट्राइक किया। कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पे स्ट्राइक किए, कुछ यहाँ पे स्ट्राइक किए, इस तरीके से आपके स्ट्राइक किए। स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से क्या हुआ कि ये जो जिस स्पीड से बच्चों स्ट्राइक कर रहे थे है ना, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ से आपके इस तरीके से कुछ डिफरेंट एंगल पे बच्चों ये आपके रिवर्स बैक भी हुए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस डायरेक्शन में यहाँ पे इन्होंने बच्चों लगा क्या डिटेक्टर, यहाँ पे इन्होंने डिटेक्टर लगा दिया। उस डिटेक्टर के पे बेटा क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों स्ट्राइक कर रहे थे। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके स्ट्राइक करेंगे तो डिफरेंट पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहे थे। तो इन्होंने इसी पूरे एक्सपेरिमेंट के बेस पे इन्होंने बताया कि यहाँ एक्चुअली में आपका दोनों पॉइंट हो रहा था। जैसे अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, दोनों ही आपके पॉइंट डिस्कस हो रहे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद, डिफ्रैक्शन टेक्निक को करने के बाद इन्होंने रिजल्ट निकाला कि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली में वेव नेचर को डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है, वेव नेचर को डिफाइन कर रहा है। ये डेविसन जर्मर का आपका जो एक्सपेरिमेंट है उन्हीं के पैरेलल में डिफाइंड हुआ था। ठीक, वेव नेचर उन्होंने डिफाइन कर दिया। अभी इसी चीज़ का फायदा उठाया डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली ने एक्चुअली में क्या बताया, डी ब्रोगली थोड़ा सजेशन दिया, इसलिए डी ब्रोगली का जो स्टेटमेंट है उसको हम हाइपोथेसिस के नाम से भी कॉल करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस अगर सुना होगा तो इसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं, डी, मैंने हाइपोथेसिस पहले लिख दिया है, ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके नाम से भी इसको बेटा, हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, सजेशन करना है ना, सजेस्ट करना। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट को सजेस्ट किया कि बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है
है ना। इस ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में आपका पार्टिकल नेचर तो पहले से ही डिफाइन कर रहा है। इसके पीछे रीज़न है आपका मास एंड वेलोसिटी, जो बोर ने डिस्क्राइब कर दिया था। अगर इसके वेव नेचर पे अगर मुझे जाना है तो मुझे एक्चुअली में इसका इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है लैम्डा है वो निकालना पड़ेगा। अगर लैम्डा की वैल्यू अगर निकल के आ जाती है प्रॉपर, तो डेफिनेटली हम बोल देंगे कि बच्चों इलेक्ट्रॉन आपके वेव नेचर को कैरी करेगा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट में लिखूंगा, इसका फॉर्मूला क्या आपका डेवलप हुआ है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट h डिवाइड बाई m इंटू बी। यहाँ पे बेटा याद रखना है, ये लैम्डा एक्चुअली में बेटा क्या है, इट इज ए वेवलेंथ, दिस इज ए वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में बेटा क्या है, h डिवाइड बाई m इंटू बी। यहाँ पे m क्या है बच्चों, मास है इलेक्ट्रॉन, और b क्या है आपकी, इट इज ए वेलोसिटी। तो यहाँ से बच्चों ये वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू मैं आपको बाद में बिल्कुल बताऊंगा एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, उस स्टेटमेंट को मैं बता देता हूँ। मैं पहले लिखूंगा m क्या है, m है आपका मास ऑफ पार्टिकल, हम लोग बेटा डी ब्रोगली की बात कर रहे हैं, याद रखना। बी क्या है आपका, इट इज ए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, ओके। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखो, मैं उसके बारे में पहले आपको बताऊंगा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो एक स्टेटमेंट क्या हुआ कि ऑल मूविंग पार्टिकल्स, मैं लिख दूंगा यहाँ पे आपको समझने के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट बनता है, मैं लिखना चाहूँगा ऑल मूविंग पार्टिकल having the dual nature, it is very important, having the dual nature। और dual nature की मैं बात करूं तो बच्चों क्या, पार्टिकल नेचर, और नेक्स्ट वन इज वेव नेचर। तो उन्होंने बोला कि भाई जो भी आपके पार्टिकल्स मूविंग कंडीशन में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो डेफिनेटली उनके पास दोनों ही नेचर हैं। तो सीधा स्टेटमेंट क्या है डी ब्रोगली का, बेटा ध्यान सुन लो। डी ब्रोगली ने एक सजेशन दे दिया कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बेटा वो मूविंग कंडीशन में है तो डेफिनेटली वो दोनों ही नेचर को कंटेन कर रहा है, पार्टिकल नेचर को भी और वेव नेचर को भी। ये बताया किसने, ये बताया बच्चों डी ब्रोगली ने। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है, मैं जरा आपको एक्सपेरिमेंट के बेस पे बिल्कुल बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे आपका जो बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था, मुझे बताओ। बेसिक फॉर्मूला था आपका लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई पी। पी यहाँ पे क्या है आपका, ये है आपका मोमेंटम। पी क्या है आपका, दिस इज ए मोमेंटम, राइट। अब इसी चीज़ को समझने के लिए बच्चों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ क्रिकेट बॉल, और इसके साथ मैं कंपेयर कराऊंगा आपको इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोनों के बारे में बताऊंगा कि भाई पार्टिकल नेचर कहाँ पे है और वेव नेचर कहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं, समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रिकेट बॉल के बारे में। ठीक है, क्रिकेट बॉल, ठीक। तो क्रिकेट बॉल एक्चुअली में अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो बच्चों इसका मास अपन अगर ले सकते हैं तो 100 ग्राम, सपोज मैंने ले लिया, ठीक है। और इसकी अगर मैं वेलोसिटी की बात कर लूँ तो दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। हम जनरली केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आपको आ रहा होगा। हम अब इसके बाद आपको बताया लैम्डा इज इक्वल टू क्या, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई एम पी, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं भाई, मूविंग पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं और दोनों ही करेक्टर उसके पास होंगे, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो हम लोग एक्चुअली बताना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपका क्या पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा, क्या आपका वेव नेचर डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं और वैल्यू पुट करके देखते हैं ज़रा। तो यहाँ से आपका जो लैम्डा इक्वल टू था h डिवाइड बाई m इंटू बी, तो h बच्चों कितना 6.6 इंटू 10 पे पावर -34 डिवाइड बाई, आप ऊपर लिख सकते हो 6.626, है ना। चलो नीचे आप बच्चों यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका कितना 100, है ना, और इंटू आपका हो जाएगा ये 10 पावर -3 और इंटू आपका 20, जैसा मैंने वैल्यू ली थी उसे अकॉर्डिंग। तो यहाँ से बताओ बच्चों जो आंसर मिलेगा वो आपके मीटर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, 3.3 समथिंग आपको मिलेगा इंटू 10 पे पावर -34, ये आपको मीटर में आंसर मिल जाएगा। अगर एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना एंगस्ट्रॉम, 10 पावर 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
तो यहाँ से अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो आंसर कितना आ जाएगा 3.3 इंटू 10 पे पावर ये कितना -24 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो आप ध्यान से देखो जरा कि बच्चों यहाँ पे जो आपके मैंने क्रिकेट बॉल ली थी उसकी वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, काफ़ी स्मॉल आ रही है। देखो -24 है, -24 का मतलब बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही है ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे आपने देखा कि बच्चों मास के लिए मैंने 100 ग्राम लिया था भाई, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी काफ़ी कम रहती है, तो भाई देखो वेवलेंथ इतनी कम आ रही है। अब एक क्वेश्चन क्या बनता है कि सपोज मानो चलो बॉल आप जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं तो वहाँ पे बॉलर ने सपोज बॉल को थ्रो किया है, तो थ्रो करने में बच्चों उसकी मास आपका मैंने डिफाइन किया 100 ग्राम, वेलोसिटी मैंने डिफाइन किया 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वेवलेंथ काफ़ी कम निकल के आ रही है। इसी की वजह से जब आपकी बॉल ट्रेवल करती है एयर के अंदर तो आपको बॉल दिखती है, आपको वेव नहीं दिखती है, आपको पार्टिकल के तरीके से वेव प्रॉपर आपका जो बॉल है वो प्रॉपर दिखता है। उसके पीछे रीज़न है कि उसकी जो वेवलेंथ निकल के आ रही है वो वेवलेंथ काफ़ी स्मॉल है। तो वेवलेंथ, अब ये कोई क्वेश्चन पूछे क्या बॉल के पास जो क्रिकेट की बॉल है जो थ्रो की गई है क्या उसके पास वेवलेंथ नहीं है? वेवलेंथ है बट बहुत ही स्मॉल है। बात समझ में आई क्या? तो इसलिए उसको बेटा बोलते हैं पार्टिकल नेचर करेगा आपका डोमिनेंट। अब हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन को लेके। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका इलेक्ट्रॉन, कि भाई इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम बताने वाले हैं कि भाई यहाँ पे वेव या पार्टिकल में से कौन सा नेचर करेगा डोमिनेंट। ठीक है, तो देखो जरा मास कितना होता है भाई इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 पे पावर कितना -31 kg। ठीक, और इसकी वेलोसिटी ये देखो ये दोनों वैल्यू बच्चों बोर के अंदर डिस्कस हो चुकी थी। ठीक है, बोर मॉडल के अंदर आपकी डिस्कस हो चुकी थी, इसलिए वैल्यू ले रहे हैं। तो भाई यहाँ से आपका अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो ये कितनी आई थी जरा बताओ मुझे, 2. अभी मैंने लिखी भी थी आपको 18 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, लैम्डा = h/m/b है। तो चलो हम वैल्यू पुट कर देते हैं और देखेंगे आंसर क्या आ रहा है लैम्डा का। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो बेटा ऊपर h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 पे पावर कितना -34, और नीचे कितना रहेगा, नीचे बच्चों 9.1 मास बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का -31 इंटू 2 बेटा वेलोसिटी 2.18 इंटू 10 पे पावर 6 है ना, इसको आप कैलकुलेट करना। ठीक है, तो आंसर आता है आपका 3.2 एंगस्ट्रॉम। तो जरा मुझे बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो वेवलेंथ की वैल्यू बेटा काफ़ी बिगर वैल्यू आ रही है, देखो ध्यान से आप कि स्मॉलर आ रही है, कैसी आ रही है बताओ, 3.2 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अभी जो क्रिकेट बॉल की बात कर रहे थे वहाँ वेवलेंथ 10⁻24 में थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जब वेवलेंथ की मैंने बात की तो कितना आंसर आया, ये बेटा आपका निकल 3.2 एंगस्ट्रॉम, मतलब उससे तो बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। और दूसरा पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी भी 10⁻6 में जा रही है, अरे बात समझो, और मास भी काफ़ी स्मॉल है, मास बहुत ही छोटा मास, जैसे आपको पॉइंट मास की बात कर सकते हैं। तो मास आपका इतना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और वेलोसिटी बेटा काफ़ी ज़्यादा है। तो उस केस में वेवलेंथ कितनी आती है, उसकी वेवलेंथ निकल के आती है मूविंग पार्टिकल्स की 3.2 एंगस्ट्रॉम, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे बच्चों बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो पार्टिकल नेचर को नहीं, वो वेव नेचर को करेगा डोमिनेंट। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे प्रूव हो चुका था कि बच्चों आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है? ओके बच्चों, इसके बाद अब मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे कि बच्चों डी ब्रोगली ने हम लोग बात कर रहे हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की। तो डी ब्रोगली ये जो आपको हाइपोथेसिस है इसके अंदर अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो आपका क्या बनेगा, एवरी माइक्रोस्कोपिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने एक्सपेरिमेंट आपको किया भी है और समझाया भी है। ठीक है, एवरी माइक्रोस्कोपिक, इसको अंडरलाइन कर लेना, एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, अभी सिर्फ मूविंग पार्टिकल था, अब यहाँ पे मैंने किया माइक्रोस्कोपिक, मूविंग पार्टिकल इज ए वेव, whose wavelength is given by बेटा क्या, h/p या फिर h/mv। ठीक है, और मैक्स फ्लैंक की मैं बात करूँ तो मैक्स फ्लैंक ने लैम्डा h/p को ही यूज किया था। और आप कभी भी आपको अगर निकालना है माइक्रोस्कोपिक, अगर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है और बच्चों वहाँ पे अगर वेवलेंथ को निकालना है तो कीप इन माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
जहाँ पे आपको लगाना है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम इंटू बी। ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मूला। इसके बाद मैं बात करूँगा एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेके कि सपोज एन इलेक्ट्रॉन हैज़ काइनेटिक एनर्जी, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं सपोज ई, या फिर आप के भी मान सकते हो, है ना, जैसा भी आपको ठीक लगे। काइनेटिक एनर्जी के मान लेते हैं, ठीक है। देन फाइंड्स इस डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, यहाँ पे आपको निकालना है। देन फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों कैसे, बताओ ज़रा कैसे फाइंड करेंगे। आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी इज इक्वल टू आपको ऑलरेडी पता है मोमेंटम एम इंटू बी, और काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला आपको पता है कितना, हाफ एम बी स्क्वायर, भाई मास है वेलोसिटी तो हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। इसके साथ इस रिलेशन को बेटा आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पुट करोगे इसमें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू निकल के आएगा आपका पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एम। कितना आएगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एम, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या। अभी इसके अंदर अगर मैं मोमेंटम की बात कर लूँ तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू बन जाएगा आपका अंडर रूट 2 स्मॉल एम, इट इज़ ए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका जो रिलेशन मैंने बताया उसको आपको याद रखना है। समझ में आया क्या, ओके। ये सब बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है फ्लांक्स कांस्टेंट, फ्लांक्स थ्योरी के बारे में, एंड नेक्स्ट वन इज हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रोगली, इसके बारे में डिस्कस किया मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है दैट इज़ दी हाइजेनबर्ग, बोलो बहुत से तरीके से हम हिंसबर्ग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनका नाम, इट इज़ ए हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो बेटा इसमें नाम में एक वर्ड जुड़ा है बेटा, ये तो साइंटिस्ट का नाम है। यहाँ पे आपका जो अनसर्टेनिटी है इसके बारे में बात करूँगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन्होंने पहले स्टेटमेंट किया था, पहले मैं स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, फिर इसके मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा मैथमेटिकली कि आपका ये स्टेटमेंट एक्चुअली में किस तरीके से वैलिड होता है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे मैं पहले स्टेटमेंट आपको बताता हूँ, फिर बाकी चीज़ें पे हम समझेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट उन्होंने बोला था, मैं लिखना चाहूँगा, द एग्जैक्ट एंड simultaneous determination of position, and momentum, मैं पीछे लिख देता हूँ, याद रखना, पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक, याद रखना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इम्पॉसिबल, तो सीधा सा स्टेटमेंट क्या आया उसको ज़रा ध्यान समझो। द एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियसली, ठीक है, एग्जैक्टली और साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, मतलब आप पोजीशन और मोमेंटम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। आप पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर सकते हो एक साथ। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू की, आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो पोजीशन और पोजीशन ऑफ मोमेंटम की, किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स की, वो आपके लिए इम्पॉसिबल होगी एक ही टाइम में। आप हिंदी में समझो प्रॉपर तरीके से, तो क्या बनेगा कि बच्चों, आप एक सीधा सा मैं वर्ड बोलूँ तो जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, अगर बच्चों वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो मूव करने पे उनकी जो पोजीशन है और उनका जो मोमेंटम है उसे आप एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। आप अगर पोजीशन डिटरमाइन करोगे तो आपका मोमेंटम डिफाइन नहीं हो पाएगा, अगर आप
अगर आप मोमेंटम डिफाइन करोगे तो उसकी पोजीशन एक्यूरेट आपकी नहीं डिफाइंड हो पाएगी। ये बात आप समझ लो, क्लियर है? ओके। तो एक्चुअली में अगर एक सिंपल सा एग्जांपल आप लेके समझ सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मूव करेगा तो वहाँ पे उसका आपका मास तो डिफाइंड होगा, वो ठीक है, लेकिन पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई उसकी सिचुएशन क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी स्थिति क्या होगी, और उसके साथ उसका जो मोमेंटम है, ठीक है, तो वो दोनों आप एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। आप अगर एक को डिटरमाइन करोगे मोमेंटम को तो पोजीशन आपकी डिटरमाइन नहीं हो पाएगी, अगर पोजीशन डिटरमाइन करोगे तो मोमेंटम आपका डिटरमाइन नहीं हो पाएगा। ये बात आपको समझ में आई? ओके। जैसे अगर मैं बताऊं कि बच्चों मान के चलो हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मान लेते हैं आपका उसका मास सपोज स्मॉल है बच्चों, वो बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका जो आपका जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, वो P इक्वल टू आपका m इंटू बी हो जाएगा। तो यही पॉइंट है कि भाई यहाँ पे आपका जो पोजीशन के बारे में हम लोग बोल रहे हैं ना कि अगर मोमेंटम डिफाइन होगा तो पोजीशन डिफाइन नहीं हो पाएगा, अगर पोजीशन डिफाइन होगा तो फिर मोमेंटम डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग मैथमेटिकली समझेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो पॉइंट कुछ ऐसे डिफाइन हो, जैसे बच्चों हमें स्टार्ट करते हैं भाई एरर की बात कर लेते हैं। जैसे कोई पार्टिकल आपका अगर मूव कर रहा है माइक्रोस्कोपिक, तो उसके अंदर जो आपका मोमेंटम की हम बात करेंगे तो मोमेंटम मेजर एरर इज इक्वल टू डेल्टा पी। भाई मोमेंटम के अंदर जो एरर हुआ है मान लेते हैं डेल्टा पी, हम मेजर कर रहे हैं, भाई डिटरमाइन तो नहीं कर सकते हैं तो मेजर कर लेते हैं, तो डेल्टा पी मान लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग बात करें तो पोजीशन को अगर मैं मेजर करूं तो उसके अंदर जो एरर आएगा उसकी वैल्यू मान लेते हैं सपोज डेल्टा एक्स है। ये बात समझ में आ रही है? भाई दोनों चीज़ एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो हम कुछ मैंने भाई एरर मैंने काउंट किया है तो भाई एरर निकल के आया आपका मोमेंटम के अंदर डेल्टा पी, और आपका जो पोजीशन है उसके अंदर कितना निकल के आया, वो आपका निकल के आया डेल्टा एक्स, मैंने मान लिया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे जो इन्होंने स्टेटमेंट आपका आया था इनका मैथमेटिकली, वो डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 4 पाई। एक्चुअली मिनिमम वैल्यू की हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका मोमेंटम और जो आपका जो एरर आपका आ रहा है आपकी पोजीशन में और मोमेंटम के अंदर, अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करते हो एरर का, तो भाई 4h डिवाइड बाई 4 पाई आ रहा है। एक्चुअली में ये वैल्यू क्या है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। क्या है? मिनिमम वैल्यू आपकी है, इससे और कम नहीं हो सकती। ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। लेकिन इनके स्टेटमेंट में क्या था वो आप देख लो। उनके स्टेटमेंट था कि भाई जो डेल्टा पी है आपका जो आपका मेजरमेंट किया आपने मोमेंटम को, उसमें जो एरर वो डेल्टा पी इंटू जो आपका डेल्टा एक्स जो आपके पोजीशन में आपका जो एरर हुआ था उसकी वैल्यू बच्चों आपकी कुछ इस तरीके से h डिवाइड बाई 4 पाई उन्होंने डिफाइन की थी। जिससे मिनिमम वैल्यू की अगर बात करेगी, मिनिमम वैल्यू की बात करेगा तो कितना होगा, वो h बाई 4 पाई होगा, h डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है। h बाई 4 पाई देखो इक्वल भी है और आपका ये इस तरीके से लेस देन ग्रेटर देन भी आप डिफाइन कर सकते हो दोनों के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि भाई मान के चलो b तो आपकी है वेलोसिटी, b आपकी वेलोसिटी है, स्मॉल m क्या है आपका, ये आपका मास है, p आपका मोमेंटम है। तो इस केस में हम मान के चलते हैं कि सपोज एरर इन मोमेंटम मान लेते हैं कि सपोज 0 है। भाई आपका जो मोमेंटम हमने जब मेजर किया है डेल्टा पी, तो भाई उसमें मान लेते हैं कि आपका एरर सपोज आपका 0, भाई कोई भी एरर नहीं है ऐसा मान लेते हैं। और इस जो स्टेटमेंट उस पर अब चलते हैं कि भाई आपका जो एरर इन मोमेंटम है उसकी वैल्यू मैंने 0 मानी है, मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। तो आपका जो रिलेशन है वो क्या है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, ये क्या हुआ, ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिवाइड बाई 4 पाई था। तो भाई यहाँ से आपका जब डेल्टा एक्स की वैल्यू आप निकालोगे, भाई मोमेंटम मैंने डिफाइंड ही कर दिया, तो उसके बारे में बताओ जरा, वो क्या होगा, ये बनेगा h डिवाइड बाई 4 पाई और यहाँ पे आपका डेल्टा p, और डेल्टा p की जगह अगर आप 0 पुट करोगे तो डेल्टा x बेटा क्या हो जाएगा आपका इन्फाइनिट की तरफ। तो देख सकते हो आप कि अगर मैंने मोमेंटम में कोई एरर नहीं रखा तो उस समय आपका जो चेंज इन जो आपकी पोजीशन होगी भाई उसकी वैल्यू कहाँ रही बेटा, इन्फाइनिट पे। तो इसी तरीके से आप दोनों चीज़ों को डिफाइन एक साथ नहीं कर सकते हो। अगर मैं उल्टा करूँ इसमें कि भाई डेल्टा एक्स कर, अगर मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू को अगर मैं 0 करूँ, भाई पोजीशन में कोई एरर नहीं है,
तो उसमें आपका जो डेल्टा पी होगा बच्चों उसकी वैल्यू आपकी इन्फाइनाइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये बात समझो आपको आई। तो ये यही था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है? ओके, क्वेश्चंस मैं करूंगा बाद में, पहले कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट समझ लो आप, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ओके, अब मैं बात करूँगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। यस बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा, दिस इज दी ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर पहले आपने क्यों डिस्कस नहीं किया इसको, तो मैं आपको बता देता हूँ। भाई बोर मॉडल पहले पढ़ाया, फिर ये आपने क्वांटम की थ्योरीज पढ़ा दी है ना, तो लेकिन उसके पहले क्यों नहीं बताया? भाई ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल को समझने के लिए पहले ये जो आपकी क्वांटम की थ्योरी इनको समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है? नहीं तो वहाँ तक तो सब कुछ समझ रहा था भाई, पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है? तो अभी यहाँ पे जब वेव नेचर के बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, प्रूव हो चुका है सब कुछ, तो जितने भी उनकी स्टेटमेंट थे वो कहीं ना कहीं उनके जो मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे वही आपके फेल्योर्स बनने वाले हैं। तो जरा देखेंगे फर्स्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट उनका ड्रॉबैक बनता है कि भाई जो बोर का मॉडल था, अगर मैं बात करूँ तो जो बोर मॉडल ऑफ एटम था, ठीक है बच्चों, वो किसके लिए एप्लीकेबल था, किसके लिए वैलिड था, मुझे बताओ वो किसके लिए वैलिड था? वो सिर्फ और सिर्फ आपका वैलिड था ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है? ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो जैसे बच्चों आपका हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे मैं बात करूं हीलियम +1, भाई इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है ना, तो बेटा बन गया ना हाइड्रोजन की तरह। नेक्स्ट आपका लिथियम +2, इसने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज कर दिया है, तो बेटा कैसे बन गया हाइड्रोजन के तरीके से। नेक्स्ट इज बेरिलियम +2, इस तरीके से। ठीक है? नॉट +2, इट इज ए +3, भाई 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो बनेगा बेटा हाइड्रोजन के तरीके से। तो इसका मतलब है, पहला पॉइंट है कि आपका जो बोर का मॉडल है एटम का, वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड हो रहा था फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अगर बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है तो मुझे बताओ क्या उसके लिए एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए बेटा फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है वो बन गया इनका ड्रॉबैक। तो पहला ड्रॉबैक क्या हुआ कि भाई इनका आपका जो बोर का मॉडल था वो सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा था सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे। अगर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसके ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं था। ये पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड पे। तो सेकंड ड्रॉबैक क्या है इनका? सेकंड ड्रॉबैक आता है कि जो बोर ने बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो बोर कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन एज ए मूविंग पार्टिकल। ठीक? तो बोर ने क्या बताया कि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है आपका? मूविंग पार्टिकल है। बोर ने बताया था भाई फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर फिक्स्ड एनर्जी के साथ आपका ये यहाँ पे आपका सर्कुलेट कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है? न्यूक्लियस के अराउंड। तो इन्होंने बताया कि भाई बोर ने कंसिडर किया था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग पार्टिकल है। लेकिन इसी के साथ अभी मैंने पढ़ाया था आपको डी ब्रोगली के बारे में, तो जरा मुझे बताओ डी ब्रोगली ने क्या बताया? डी ब्रोगली ने क्या बताया था? डी ब्रोगली ने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि भाई ये आपका पार्टिकल नहीं है, ये एक्चुअली में आपका वेव भी है और पार्टिकल भी है। ठीक है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर बेटा हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर जाता है, ये आपको बताया गया था, डी ब्रोगली ने भी डिस्कस किया था। तो ये भी बन गया इनका ड्रॉबैक, इसको भी याद रखना। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो तीसरे पॉइंट क्या, एक्चुअली इन्होंने जो भी वैल्यूज इन्होंने निकाले हैं वही इनके ड्रॉबैक्स बने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वांटम थ्योरी काम कर रही है इसलिए। तो भाई बोर ने आपको मेजर्ड किया था, क्या क्या मेजर्ड किया था बताओ बेटा? फर्स्ट पॉइंट पोजीशन। ठीक है? पोजीशन भी इन्होंने मेजर की थी इलेक्ट्रॉन्स की। पोजीशन का मतलब बच्चों रेडियस। ठीक है? तो RNH बताओ जरा फॉर्मूला क्या आया था? ये आया था 0.53 × n² डिवाइड बाई जेड एंगस्ट्रॉम के अंदर। भाई इन्होंने आपकी रेडियस भी डिफाइन की थी, मतलब पोजीशन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया? वेलोसिटी के बारे में बताया था। तो मुझे बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था इसमें? तो ये तो अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया था। वेलोसिटी बच्चों क्या? 2.18 × 10⁻⁶ जेड डिवाइड बाई स्मॉल n, ये था आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो भाई वेलोसिटी भी। इसके बाद मास तो आपको ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका था, तो भाई इसमें मास भी आपका यहाँ पे डिफाइंड हो चुका था। अभी पॉइंट क्या था कि बच्चों ठीक है, बोर ने तो बताया भाई पोजीशन रेडियस भी बताया एक साथ में, वेलोसिटी भी बता दी, मास भी बता दिया, सब कुछ बता दिया।
अब एक पॉइंट ये बनता है कि यहाँ पे आपके अभी जो साइंटिस्ट के बारे में मैंने बात की थी, हिंसबर्ग के बारे में जो मैंने बात की थी, उन्होंने क्या बताया बताओ ज़रा। इन्होंने बताया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो आपके माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं, जब वो मूव करेंगे तो मूव करेंगे उनकी जो डेल्टा पी जो मोमेंटम है या फिर उनकी जो पोजीशन है, उसको आप एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने बताया था और कोई भी प्रूव करके भी दिया। लेकिन बोर ने क्या किया, बोर ने बेटा सारी चीज़ें एक साथ डिफाइन कर दी और बता भी दी। तो इसी वजह से आपका ये जो बोर का मॉडल है यहाँ पे हो जाता है फेल। ठीक है, तो एक फेलियर आपका ये बन गया। क्लियर है, आप एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते हो, मतलब एक्यूरेटली और साइमेंटलियसली आप चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते हो, मतलब मोमेंटम और आपका यहाँ पे जो आपकी पोजीशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉबैक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका ड्रॉबैक आता है फोर्थ, जहाँ पे बच्चों बात की जा रही है स्पेक्ट्रल लाइंस को लेके। ठीक है, तो जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस को बच्चों में अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो बच्चों यहाँ से एक इफेक्ट क्रिएट हो जिसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जीमान इफेक्ट। ठीक है, यहाँ कोई ना कुछ आपका चेंज होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो आपको जो मूवमेंट है उसमें जो इफेक्ट बेटा आपका चेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं जीमान इफेक्ट इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो बेटा उसको हम उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर किसी को अगर समझना है जानना तो इस पर मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा, बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग पहले फोकस करेंगे। ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बेटा जीमान इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्टार इफेक्ट। लेकिन ऐसा बोर ने डिफाइन नहीं किया था कि बच्चों, बोर ने बिल्कुल नहीं बोला था कि भाई जो भी हमारी सीरीज़ थी बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूं मैं अगर, लाइमन, बाल्मर, ब्रैकेट, ये जितनी भी हमारी सीरीज़ थी उन सीरीज़ के अंदर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। लेकिन एक्चुअली वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं बच्चों, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ अलग बिहेवियर शो कर रही थी, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफरेंट बिहेवियर शो कर रही थी। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा बिहेवियर उसको बेटा बोला गया जीमान इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा जो आपका चेंज होगा उसको लगा स्टार्क इफेक्ट। क्लियर है? ओके, इसके बाद एक पॉइंट और आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, इसको बेटा बोला गया अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम। दिस इज ए अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम मतलब यहाँ पे भाई इसका मतलब ये है कि जो भी स्पेक्ट्रम हो रहा था उस स्पेक्ट्रम के अंदर स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसको बोला गया आपका अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम। तो जो भी स्पेक्ट्रम्स हो रहे थे उन स्पेक्ट्रम के अंदर भाई आपका जो स्पेक्ट्रम निकल के आ रहा था उस स्पेक्ट्रम के अंदर भी कुछ स्पेक्ट्रम्स आपको दिख रहे थे, तो वो भी आपके बोर ने डिस्कस नहीं किए, वो बाद में आपके डिस्कस हुए थे। ठीक है, तो ये इनके आपके ड्रॉबैक हो चुके हैं बोर के। यस बच्चों, इसके बाद इसको आज मैं यहीं रखता हूँ और नेक्स्ट अब मैं कल से स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, किस तरीके से आती है। चलो आज के रखते हैं इतना।